by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है दर्पण और साथ में है अंशुमन तिवारी जी। लेकर आए हैं अर्थात अगस्त महीने का अंतिम अर्थात। अंशुमन जी, सबसे पहले अर्थात के पिछले एपिसोड पर बात कर दी जाए। रियल एस्टेट की भूतहा हवेली से निकले प्रेत से हम आपको डरने की क्यों जरूरत है? हाँ, पिछली बार हमने रियल एस्टेट की क्राइसिस पर और संकट पर बात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि भारत की आर्थिक मंदी में रियल एस्टेट की क्राइसिस का या संकट का कितना हिस्सा है। कई सारे लोगों ने उस पर बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया दी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे जिनका जवाब हम कुछ प्रश्नों को हम बाद में लेंगे। लेकिन ये समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है कि भारत की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर को या हाउसिंग सेक्टर को कैसे रिवाइव किया जाए। अंशुमन जी, सीधे दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। इंडिया टुडे के इस हफ्ते के एडिशन की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि तालिबान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और फिर भारत तो उस देश का पड़ोसी और रिश्ते के हिसाब से भी करीबी है जहां इसने कब्जा किया हुआ। तो इसी तालिबान पर इंडिया टुडे के इस हफ्ते की कवर स्टोरी है। इस स्टोरी के बारे में अंशुमन जी थोड़ा और जानते हैं। इंडिया टुडे की इस बार की कवर स्टोरी ये है कि भारत तालिबान से कैसे निपटे और तालिबान को कैसे संभाले, क्योंकि बहुत सारी चीजें पिछले 10 साल में तो अफगानिस्तान में भारत की तरफ से हुई हैं। भारत की स्टेक्स बहुत हाई हैं। जो वहां शांति की प्रक्रिया चली थी उसमें परोक्ष रूप से भारत की भी हिस्सेदारी थी। तो अब यह बहुत बड़ी दुविधा है कि तालिबानों की वापसी के साथ पाकिस्तान पुनः अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गया है और भारत के लिए अपनी भूमिका तलाश करना मुश्किल हो रहा है और इसके साथ चीन की सक्रियता भी है। तो इंडिया टुडे अपने तरीके से इस पूरे विषय की गहरी पड़ताल करते हुए भारत ने क्या क्या खोया, क्या पाया, भारत की भविष्य की रणनीति क्या है, रणनीतिक तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, आर्थिक तौर पर कहाँ खड़े हैं, इस पर केंद्रित ये विशेष अंक है कि तालिबान से भारत ऐसे आखिर कैसे निपटे। अंशुमन जी, जो लोग हमारे डेली बुलेटिन खर्चा पानी के नियमित दर्शक है उन्हें पहले से ही सूचना है कि इस हफ्ते का अर्थात मोनेटाइजेशन पर बेस्ड होगा, जिसे आप अपने लेख में अस्थायी निजीकरण पाते हैं। लेख या कॉलम का शीर्षक है बाजी, बिसात और बेबसी। इस बार के लेख की शुरुआत एक सवाल से होती है और वही सवाल मेरा भी है आपसे। एनआई कोड, महामारी और महामंदी के बीच शेयर बाजार की शानदार घुड़दौड़ और आईपीओ की भव्य सफलताएं हमें क्या बताती हैं? दर्पण, एसेट मोनेटाइजेशन पर या सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर पिछले साल ही हमने अर्थात में एक तरह से एक फोरकास्टिंग डिस्कशन किया था कि सरकार अगले साल भर के भीतर ये करेगी, उसके अलावा उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। ये भी हमारे दर्शकों को, जो नियमित दर्शक उन्हें मालूम है कि सरकार की आर्थिक परिस्थिति किस तरीके की है, क्या किन चुनौतियों के बीच सरकार को ये मोनेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये बहस दोबारा इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बहस यहां से शुरू हो रही है और जो बहसें हमारे आसपास घूम रही हैं वो इस पर केंद्रित हैं कि सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण, अस्थायी निजीकरण करने जा रही है या बड़े पैमाने पर कंपनियों और संपत्तियों को बेचने जा रही है। हम इस बहस के पार देखने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं इस अर्थात के संस्करण में, जहां आप जो राजनीतिक खेमेबंदी से बनी हुई बहस है उसके बाद वास्तविकता समझें कि दरअसल हो क्या रहा है निजीकरण के क्षेत्र में और एसेट मोनेटाइजेशन या इस तरीके की घोषणाएं और इन सुर्खियों के पीछे क्या है। और फिर वहां पर आपका सवाल, जहां से ये पूरी चर्चा शुरू होती है, वो बहुत मौजू हो जाता है कि महामंदी थी, महामारी थी, भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त घुड़दौड़ लगी। आज भी अभी भी भारतीय शेयर बाजार का सूचकांक रिकॉर्ड पर है। बड़े पैमाने पर पिछले 1-2 साल के भीतर कई सारी कंपनियां आईपीओ लेकर आई और सफलता के साथ उन आईपीओ को लिस्ट कराया। अगर इनकी रोशनी में आप सरकार को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सरकार एक ऐसा टट्टू है जो शोर बहुत करता है लेकिन बहुत धीमे चलता है, अक्सर अड़ जाता है या हमेशा गलत जगह मुड़ जाता है। अब बहस यहां पर है कि यहां ना सूत है, ना कपास है, ना ग्राहक है, कभी कुछ भी तैयारी नहीं है। बहस इस बात पर है कि सरकार इस साल संपत्तियों का स्थायी निजीकरण करेगी, उनको किराए पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। और जैसे ही ये घोषणा हुई वैसे ही भारत में वो पुराना
निजीकरण और विनिवेश के साथ होने वाली राजनीतिक तमाशा लौट आया जो पिछले 25 साल से देखते हैं। जो पार्टी सत्ता के इस तरफ होती है वो विनिवेश करती है और जो पार्टी इस तरफ होती है उसका विरोध करती है। और ये इतना डेजावू है, ये इतना 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 मतलब इसके नारे, इसके तर्क भी आपको वही मिलेंगे जो 20 साल पहले, 25 साल पहले थे, जो आज भी मौजूद है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस चीज का विरोध किया जा रहा है या जिन चीजों के विरोध की चर्चा की जा रही, उससे अलग सरकार तो ऐसा टट्टू है जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वास्तविकता ये देखिए, तो अगर आप पिछले साल के यदि आप पिछले साल के 18 आईपीओ और इस साल के आईपीओ मिला लें तो एक साल में इसी शेयर बाजार से, जिस शेयर बाजार में सरकार को अपनी कंपनियों का विनिवेश करना है, जिसमें जरूरी डिसइन्वेस्टमेंट है, एलआईसी में आम लोगों को हिस्सेदारी दी जानी, हम ना माने निजीकरण, हमें माने कि सरकार अपनी हिस्सेदारी लोगों को बेच रही है कंपनियों में और जनता को उसमें सीधी भागीदारी दे रही, उसको भी अगर मान लें तो 42,000 करोड़ रुपए के आईपीओ इस साल के और करीब 26,000 करोड़ रुपए के आईपीओ पिछले साल के मान लें तो 65,000 करोड़ रुपए का की पूंजी निजी कंपनियां बहुत फुर्ती से बाजार से निकाल ले गई। और सरकार, जिसके पास इतने नवरत्न हैं, महारत्न हैं और मिनी रत्न हैं, पता नहीं कितने रत्न हैं, वो लिए बैठी रही और एक भी आईपीओ या एक भी विनिवेश आगे नहीं हो पाया। तो जो विरोध करने वाले लोग हैं या जो सरकार की तरफ से बड़े सुधार का दावा करने वाले लोग हैं, दोनों ही एक खास किस्म का भ्रम रचते दिखाई देते हैं। वास्तविकता इससे अलग है। अंशुमन जी, वास्तविकता के लिए आपने अपने आर्टिकल में अलग अलग सेक्टर्स जैसे कोयला, रेलवे, बीमा, एयरलाइंस वगैरह से जुड़े कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स गिनाए हैं और इन्हें बताते हुए आप विनिवेश के अपशकुन की बात करते हैं। डेटा तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें ही, साथ ही ये विनिवेश का अपशकुन क्या है इस पर भी कुछ बताइए। अब जब आप इसको सुनने के बाद विरोध करती हुई कांग्रेस या समर्थन करती हुई भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लोगों की बात सुने और कांग्रेस कहे कि हमने तो देश बेचने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कहे कि इससे बड़ा कोई रेडिकल रिफॉर्म नहीं है और कांग्रेस भी ऐसा करती रही, तो आप कुछ तथ्य समझिएगा कि भारत में सरकारी उपक्रमों के विनिवेश की पूरी प्रक्रिया और उसकी वास्तविकता, इस साल की वास्तविकता क्या है और जो सरकार आपके सामने इतने बड़े बड़े निजीकरण की और इतने बड़े लक्ष्य रखने की बात कर रही है, उसने पिछले 1-2 साल में हासिल क्या किया। पहली बार भारत में सरकार ने यह फैसला किया था, इसी सरकार ने, कि कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म की जाएगी, प्राइवेट कंपनियों को माइंस दी जाएंगी और वो कंपनियां उसके कोयले का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगी, एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी, बेच भी सकेंगी। जब यह घोषणा हुई थी तो मुझे याद है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री और बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि भारत के इतिहास का सबसे लंबी तो सबसे डिफिकल्ट सुधार था, सबसे कठोर सुधार था, क्योंकि कोल इंडिया की मोनोपोली तोड़ने के बाद वास्तविकता क्या हुई, 70% माइंस के लिए प्राइवेट सेक्टर ने बोली ही नहीं लगाई। यानी जिस खजाने को आप बेचने की तैयारी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इतना बड़ा रिफॉर्म है कि अगर भारत ने अपना कोल सेक्टर खोल दिया तो लोग मनी बैग्स लेकर दौड़ते चले आएंगे और माइंस लेने चले आएंगे, एक साल बाद 70% माइंस के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। तो ये वास्तविकता है, जो वास्तविकता सरकार और विरोधियों दोनों को देखनी चाहिए कि बेचना इतना आसान काम कहीं से भी नहीं है। पहला उदाहरण तो कोल सेक्टर का जो निजी भागीदारी थी या कोल माइंस को जो निजी क्षेत्र को देना था, कोल इंडिया की अक्षमता को नियंत्रित करना था, माइनिंग सेक्टर में नया निवेश लाया जाना था और उसके आधार पर जो नया रोजगार लाया जाना था, वो सारी की सारी फाइल, वो सारी की सारी योजना अब किनारे चलेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई बड़ी कंपनी माइंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं। 1-2 वही कंपनियां जो भारत की हर सेक्टर में आपको दिखती हैं वही उसमें उपलब्ध हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने बनाई, जिसमें कई सारे रूट्स ओपन किए गए प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। केवल 3 रूट्स के ऊपर बिडिंग आई। रेलवे, निजी रेल चलाने की पूरी योजना, ये सब इसी साल के प्राइवेटाइजेशन के फैसले हैं जो आपको 2 साल के जो आपको दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को ने भारत में ट्रेन चलाने में कोई रुचि नहीं ली, कुछ कंपनियों ने रुचि ली। अब सुना जा रहा है कि वो टेंडर रद्द ही किया जाएगा, उसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे पे बैठी है एयर इंडिया। 4 साल से सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए हर संभव कोशिश कर चुकी है, यहां तक कि जो भी ऑफर करने का संभव है सरकार की सीमा में वो प्रस्ताव रखा जा रहा है। लेकिन इस साल भी एयर इंडिया को बेचने के लिए कोई ग्राहक मिलने वाला नहीं, क्योंकि जो एविएशन कंपनियां वो पहले से डूब रही हैं। इस घाटे वाली कंपनी में इसका घाटा और इसके कर्ज की जिम्मेदारी कौन लेगा।
हवाई अड्डों को किराए पर देने का जो प्लान पिछले साल शुरू हुआ था वो मंदी और एविएशन सेक्टर में क्राइसिस आने के बाद पीछे खिसक गया, रुक गया। अब हवाई अड्डों को, अभी सरकार ने मॉनेटाइजेशन प्लान में नए हवाई अड्डे डाले हैं, लेकिन जो पिछले हवाई अड्डे जिनको को देने की बात थी उनको अभी तक उनकी जो पूरी योजना है वो अभी तेजी से आगे नहीं बढ़ी है। अब आप बीपीसीएल पर आइए। सरकार की तेल कंपनी बीपीसीएल जिसे सबसे इंपॉर्टेंट डिसइन्वेस्टमेंट पिछले साल माना गया था, जो इस साल भी सूची में शामिल है, सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो उसे भी हम पूरी तरह निवेश करने की छूट देंगे। यानी विदेशी पूंजी के साथ भी अगर कोई कंपनी लेकर आती है और बीपीसीएल को खरीदने की इच्छा जाहिर करती है तो उसे भी वहां पर निवेश की छूट दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी बीपीसीएल का निवेश कहीं आगे नहीं बढ़ा, वहीं खड़ा हुआ है। संभावना इस बात की है कि अंततः सरकार दो अपनी ही सरकारी तेल कंपनियों से बीपीसीएल को खरीदवाएगी, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल से, जैसा कि हम पहले देखते रहे। एलआईसी का आईपीओ पिछड़ गया है, तैयारियां खूब हैं, आगे कुछ नहीं है। कभी ये चर्चा होती कि इसको 2 किश्तों में लाया जाएगा क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है, लेकिन एलआईसी के आईपीओ पर कोई ठोस गतिविधि नहीं दिखाई देती। हर महीने 15-20 दिन में एक खबर आती है कि नहीं, कुछ मर्चेंट बैंकर्स आ गए हैं, कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैंकों के निजीकरण पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे गहरा असमंजस है। सरकार अभी तय नहीं कर पा रही कि प्राइवेटाइजेशन का मॉडल क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा भी कि नहीं आएगा इन्हें लेने के लिए, ये भी पता नहीं है। बैड बैंक की तैयारी तेजी से चल रही है। अगर बैड बैंक आता है तो उसके बाद ये रास्ता खुलेगा। और अब हम आते हैं उस घोषणा पर जिसके बाद अभी सारी बहस नए सिरे से जीवित हुई। तो अगर आप ये 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट मॉनेटाइजेशन का प्लान, यानी सरकारी संपत्तियों को, बिजली, सड़क, रेलवे लाइन और गैस पाइपलाइन और स्टेडियम्स, इनको सबको किराए पे देने की जो योजना है, इसकी घोषणा में जाने से पहले पीछे देखें ना, तो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा लगता है कि कुछ भी सरकार पिछले 1-2 साल में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर नहीं कर सकी। ये नहीं दिखा सकती कि सरकार के पास विनिवेश करने की क्षमता भी है, वो कैपेबिलिटी भी है, वो ताकत भी है, वो तैयारी भी है, जिस तैयारी के आधार पर वो बीपीसीएल जैसी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, शिपिंग कॉर्पोरेशन का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, तो वो 6 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स कैसे बेचेगी और इन्हें बेचने की बात कैसे होगी। तो सुर्खियों के प्रबंधन से चीजें उस तरह से विनिवेश में होती नहीं, और वो हम वहां पर स्थिति देख रहे हैं। अभी जो 6 लाख करोड़ की योजना, इस पर काफी चर्चा, पर इसमें संक्षेप में समझना हमारे लिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था में मंदी है, ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, तो सड़कों, बिजली घरों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, होटलों, स्टेडियम, रेलवे लाइनों को किराए पे लेगा कौन? जहां पर मौजूदा कंपनियां, सरकारी कंपनियां रिटर्न नहीं ला पा रही हैं, एनएचआई जो घाटे में है अपने एक्सप्रेसवे बनाकर चलाकर, या रेलवे जो अपनी रेल लाइनों से इफिशिएंटली रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, वहां प्राइवेट कंपनी कैसे आकर करेगी? रेलवे की टेस्टिंग हो गई, प्राइवेट सेक्टर ने ट्रेन चलाने में रुचि नहीं दिखाई। वो इसके बाद भी जो कंपनी आएगी उसे सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना होगा, उसे अपनी कमाई में से एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को देना होगा, और जब वो बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को देने के बाद वो प्रोजेक्ट या ये परचेज या ये किराए पर लेना इतना वायबल उसके लिए रह जाएगा। और तीसरा सवाल ये कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए आ भी जाती है तो वो इसकी ओनरशिप लिए बिना इसमें निवेश क्यों करेगी, इसे चलाने की जिम्मेदारी क्यों लेगी? इन 3 सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। और हमने एसेट्स मॉनेटाइजेशन की एक प्रक्रिया टेलीकॉम सेक्टर में देखी है और उसका नतीजा देखा है। वहां भी स्पेक्ट्रम अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स था जिसे किराए पर दिया गया था चलाने के लिए, और उसमें क्या हुआ और कितना मिस हुआ। सरकार ने पहले बड़ी लाइसेंस फीस लगाई, फिर उस लाइसेंस फीस को देने में कंपनियां चूक गई, फिर उसके बाद उन्हें रेवेन्यू शेयरिंग के माइग्रेशन पर लाया गया, और अभी हम देख रहे हैं कि जो उनसे रेवेन्यू शेयरिंग भी की गई उसमें भी उन्हें पुरानी तारीख से जो उनसे लाइसेंस फीस की वसूली की जा रही वो देने की स्थिति में नहीं। तो सरकार जब भी कभी अपनी एसेट्स को किराए पर देती है चलाने के लिए, तो कंपनियां बाद में उसमें फंस जाती है और उन्हें बेल आउट किया जाता है। यह रिस्क इस एसेट मॉनेटाइजेशन कार्यक्रम में भी बना हुआ है। अब अगर आप इसे गौर से आसपास देखें तो पिछले 25 साल में दर्पण सरकारी कंपनियों के कामकाज और विनिवेश की विफलता
पूरे के पूरे सिस्टम का एक स्थायी भाव बन गई है। एक ऐसा स्मारक है जिसे आप अगर आंकड़ों के सहारे समझने की कोशिश करें या फैसलों के सहारे समझने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि सरकारें जितनी बड़ी बातें सार्वजनिक उपक्रम निवेश के लिए करती हैं, जितनी घोषणाएं इसके लिए करती हैं, उसकी तुलना में जमीन पर कुछ नहीं होता। अब आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे, उसके बाद फिर मैं आता हूं। जी अंशुमन जी, एक जगह मैंने पढ़ा था, सेल्फ हेल्प कोट था कि रोज गलतियां करो पर हर गलती नई गलती हो, कोई गलती दोहराओ मत। आप अपने लेख में व्यंग करते हुए कहते हैं कि विनिवेश की विफलता के तरीके भी वही पुराने हैं। बिल्कुल वही नाकामी के पुराने तरीके हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं करिए, अपने को क्रांतिकारी सुधारक साबित करिए और उसके बाद जमीन पर विनिवेश में कुछ भी नहीं हो पाए ये साबित करिए। अच्छा, राजनीति भी इतनी मतलब डेजा वो जैसी राजनीति हो चुकी, इतनी उबाऊ राजनीति हो चुकी। मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना कि नारे भी वही हैं, तर्क भी वही हैं, पक्ष भी वही हैं, कि ये ऐसा तमाशा है ना कि इसका पाखंड और पर्दा भी नहीं बदला पिछले 25 साल से। जब कांग्रेस निजीकरण करती थी तो स्वदेशी जागरण मंच सबसे आगे झंडा लेकर खड़ा होता था। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी कि देश के रत्न बेच दिए जा रहे हैं और देश में इतनी की संपत्ति की बिक्री की जा रही है। जब भाजपा ने वाजपेयी सरकार ने निजीकरण शुरू किया तो कांग्रेस और वाम दलों ने इस कदर तक विरोध किया जिसका एक अपना इतिहास दर्ज है। हमें यहाँ दोनों प्रमुख दलों के विनिवेश के चेहरे को समझना जरूरी है ताकि हमें समझ सके कि सरकारें क्यों गंभीर नहीं है। ये केवल सारी चीजें विनिवेश करने में या सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन में कोई गंभीर नहीं है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। केवल एक किस्म की कोशिश है जो चीजों को, जो ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए या सिर्फ अपने आप को कभी सुधारवादी दिखाने के लिए तो कभी कंजर्वेटिव दिखाने के लिए की जाती है। कांग्रेस के सुधार पुरुष थे नरसिम्हा राव और उनके साथ मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव इस कदर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट से डरते थे कि उन्होंने, जब वाजपेयी सरकार ने अपना निजीकरण का अभियान शुरू किया था तो उन्होंने खींचकर एक दस्तावेज तैयार किया था। वो दस्तावेज उनका एक लेक्चर था, जो लेक्चर उनको कांग्रेस के बेंगलोर अधिवेशन में दिया जाना था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए सरकारी उपक्रमों को बेचने का मतलब सब्जी का बिल चुकाने के लिए घर बेचने जैसा है। उनका ये लंबा भाषण, जिन्हें आप भारत में आर्थिक सुधारों का पुरोधा मानते हैं, वो भी उतने ही कंजर्वेटिव थे विनिवेश को लेकर। और उनका ये भाषण दर्पण, जयराम रमेश की किताब है टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी, उसमें ये पूरा भाषण, नरसिम्हा राव का पूरा भाषण दर्ज है, जो बताता है कि कांग्रेस खुद में अपने आप में कितनी कंजर्वेटिव थी। और इसीलिए हमने मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में जब मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल देखे, भारत में विनिवेश नहीं हुआ। अब इधर दूसरी तरफ आइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निजीकरण का इस समय परचम उठाए और मान रही है कि नहीं, हमको बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, एसेट्स की मॉनेटाइजेशन करनी चाहिए। 2014 से अब तक इसी सरकार के अंडर में सरकारी कंपनियों की संख्या 234 से बढ़कर 257 हो गई। यानी सरकारी कंपनियों का विनिवेश करने के बजाय नई सरकारी कंपनियां क्रिएट की गई। जो सरकार आज बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, वही सरकार 2016 में चरम घाटे वाले 15-16 हजार करोड़ रुपए के घाटे वाले डाक विभाग को पेमेंट बैंक में बदल रही थी। यही सरकार, जो मुख्य कमर्शियल बैंक्स नहीं चला पा रही है, वो ये बता रही थी कि डाक विभाग को पेमेंट बैंक में बदलना पड़ेगा। तो होता दर्पण ये है कि जब भी सरकारों को सुधारवादी और क्रांतिकारी दिखना होता है, तब सरकारी कंपनियों के निजीकरण की तरफ मुड़ती है। थोड़े समय तक उसकी कोशिश करती हैं और उसके बाद ये कुछ समय तक चलने वाली आतिशबाजी शांत हो जाती है। उसकी वजह यह है कि अभी तक निजीकरण पर जितनी राजनीति हुई है ना, उतना निजीकरण हुआ भी नहीं। अगर आप निजीकरण पर होने वाली पॉलिटिक्स या डिसइन्वेस्टमेंट पर होने वाली पॉलिटिक्स देखें और उसके बदले निजीकरण का आंकड़ा देखें, तो पिछले 10 साल में केवल 2 बार सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य हासिल कर पाई। पिछले 10 साल में केवल 2 बार। जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड का, हमारे अखबारों का, हमारी चर्चाओं का, हमारे राजनेताओं की चर्चाओं की बहस में जितना बड़ा हिस्सा लेता है, वो चीज सरकार के भीतर उतनी ही कम और उतनी ही सीमित होती है। ऐसा क्यों है, इस पर हम आपके सवाल के बाद आएंगे। मतलब ये है कि निजीकरण का हाल भी गरजने वाले बादलों से दिखा है। जैसा आप भी कहते हैं, जितनी राजनीति हुई
उतना निजीकरण नहीं हुआ। अंतिम सवाल के रूप में अंशुमन जी, एक सुपर फ्लॉप मूवी और उसका टाइटल सॉन्ग याद आता है, मूवी का नाम मेला। उस मूवी का या आमतौर पर मेलों का भी जो हश्र होता है, क्या निजीकरण के शोर शराबे की नियति भी वही है? ये मेरा अंतिम। हाँ, शोर शराबे की नीति हमेशा ये रहती है। कुछ मौके आते हैं, हर 2-3 साल में जो भी सरकार सत्ता में होती है उसे सुधारवादी होने का शौक जागता है। बुनियादी रूप से नेता और नौकरशाहों का तंत्र पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अपने कब्जे में रखना चाहता है, क्योंकि उनके लाभ और उनके फायदे में बहुत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। वो टैक्स पेयर्स के पैसे पर चलती हैं, उनमें पैसा टैक्स पेयर्स का लगा होता है, और कौन कौन नौकरशाह और कौन नेता और कौन अधिकारी इस पूरे रसूख को खोना चाहेगा? वो खोना नहीं चाहता। लेकिन जब वो घाटे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है, बजट का दबाव बनता है और एक सीमा के बाद कुछ नया सुधार करने की कोशिश करने की जरूरत पड़ती है, तो घूमकर भारत की राजनीति प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ चली जाती। और अगर आप पिछले 25 साल में देखें तो हर 3-4 साल बाद जो भी सरकार रही होगी उसने एक बार जरूर कोशिश की होगी कि हम एक बार सुधारवादी बने, हम एक बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन करें और उनका डिसइन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही होता है वैसे ही विरोध शुरू होता है, और जैसे ही विरोध शुरू होता है वो एक डिजाइन के तहत ये सारी प्रक्रिया पीछे खींच ली जाती है, पैर पीछे खींच लिए जाते हैं। आप याद कीजिए कि निर्मला सीतारमण जिन्होंने वित्त मंत्री जिन्होंने अभी ये एसेट मोनेटाइजेशन का कार्यक्रम घोषित किया, उन्होंने ठीक 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में ईटी को क्या कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट करना एक कठिन व्यवस्था है और इसमें कोई विवाद ना हो इसकी हमें कोशिश करनी पड़ती है, और ये बैक एंड का कठिन काम है, हम इसमें काम पर लगे हुए हैं, कोई डेडलाइन नहीं थी, कोई टारगेट्स नहीं थे। तो ये वही सरकार है जिसने 2 हफ्ते पहले ये माना कि विनिवेश नहीं हो पा रहा है, और उसी सरकार ने बाद में आकर 6 लाख करोड़ के मोनेटाइजेशन प्लान की घोषणा कर दी। तो ये जो पैराडॉक्स है, ये इसकी वजह ये क्या है कि एक तो बेचना बहुत मुश्किल काम है, किसी भी चीज को बेचना मुश्किल काम है, और सरकार जिसको हम समझते हैं कि उसकी साख और उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी बेचना बहुत मुश्किल होता है। और इस समय जबकि मंदी का बाजार है, लोग खरीदने को तैयार नहीं, लोगों से मतलब कंपनियां या निवेशक खरीदने को तैयार नहीं है, और या उस कीमत पर खरीदने को तैयार नहीं जिस कीमत पर आप बेचना चाहते हैं, तो बेचना बहुत मुश्किल है। उम्मीद ये थी कि विनिवेश में भारत में सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश और उनके पुनर्गठन का पूरा इतिहास दर्पण घोर विफलताओं का इतिहास है। मतलब हमने कहा चिरंतन स्मारक है भारत में सरकारों की विफलता का। हर आने वाली नई सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो इससे कुछ नसीहत लेगी, वो सीखेगी, और सीखकर वो ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जो पारदर्शी हो, जो इन संपत्तियों में लगे हुए टैक्स पेयर्स के मनी से मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सके, और वो रिटर्न अर्थव्यवस्था के देश के काम आ सके। तो अगर सरकार ने पिछली सरकारों की नाकामी से सीखा होता, तो ढोल पीटने के बजाय पिछले 2-3 साल में चुनिंदा कंपनियों को अच्छी से अच्छी कीमत पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने, उनमें हमारे आप जैसे तमाम छोटे निवेशकों को हिस्सेदारी देने, उनके एसेट्स का बेहतर ढंग से मोनेटाइजेशन करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती। पूरा का पूरा विनिवेश पिछले 3-4 साल में सिर्फ सरकारी कंपनियों से सरकारी कंपनियों को खरीदवा कर हुआ है। यानी बजट में जब घाटा दिखाई पड़े तो आप किसी ए से कह दीजिए कि वो बी सरकारी कंपनी को खरीद ले और इस अकाउंट से पैसा उस अकाउंट में पहुंच जाए, तो इस कंपनी का रिजर्व है, इस कंपनी में सरकार का पैसा है, उस कंपनी से वो निकल कर दूसरे खाते में पहुंच जाए। तो लोगों को पता है कि राजकोषीय घाटा खतरनाक स्थिति में है, लोगों को पता है कि सरकारों के पास संसाधन कम है, लोगों को पता है कि अगर विनिवेश नहीं हुआ तो सरकारों को टैक्स लगाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन समझदार सरकारें हमेशा पिछली नाकामियों से सीख कर आगे बढ़ती हैं, और हमें वो इस पूरी तैयारी में कहीं दिखता नहीं। सरकार चाहती तो विनिवेश को स्पष्ट लक्ष्यों से जोड़ सकती थी, डिसइन्वेस्टमेंट को रोजगार से जोड़ सकती थी, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स के इस्तेमाल के लक्ष्य तय कर सकती थी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि अगर हम बीपीसीएल या एचपीसीएल या एयर इंडिया या ये कंपनियां बेचेंगे तो इनसे आने वाली प्रोसीड्स से हम इन चीजों को प्रोवाइड करेंगे, इनका एंड यूज इस पैसे का इस तरह से करेंगे, इस तरीके के लक्ष्य तय किए जा सकते थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि सरकार बाजार की तेजी का फायदा उठा सकती थी। शेयर बाजार इस समय जब अपने चरम पर है और अब धीरे धीरे ढलान की संभावनाएं जाहिर की जाने लगी, जिस पर हमने खर्चा पानी में चर्चा की थी, तब सरकार एसेट मोनेटाइजेशन का कार्यक्रम लेकर आई है, आईपीओ की तैयारी शुरू कर रही है। जब तक सरकार की पूरी ब्यूरोक्रेसी आईपीओ लेकर आएगी, एसेट मोनेटाइजेशन की कोशिश करेगी, तब तक शेयर बाजार में तेजी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका भी
इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हमने हमेशा एक चीज देखी है पिछले 5-7 सालों के इतिहास में कि जब भी गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम शुरू किया है, प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से आईपीओ लेकर आगे आ गई हैं। बाजार में तो लिक्विडिटी उतनी ही है, वो जो लिक्विडिटी लोगों ने एलआईसी के लिए या लोगों ने किसी अच्छी सरकारी कंपनी में निवेश के लिए रखी थी, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के स्टॉक्स में डालनी शुरू कर दी है। तो आना था सरकार को इस कैपिटल को लेने के लिए, आई प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने तेजी से अपने आईपीओ आकर बाजार में लिस्ट करा दिए। जिनको लग रहा है, अंतिम बात जो समझना जरूरी, कि जिनको लग रहा है कि सरकार बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, बड़े पैमाने पर निजीकरण करने जा रही है, वो किसी मुगालते में नहीं रहे। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जमीन पर और ना होता हुआ दिख रहा है। हमने आपको पूरी सूची बताई है कि क्या क्या हो रहा है। सच्चाई ये है कि लाखों करोड़ रुपए के लक्ष्य वाला ये जो डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम है, जिसमें 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य इस साल का है, 6 लाख करोड़ का 4 साल का है, पिछले साल का जो बैकलॉग है वो भी करीब करीब ये मान के चलिए कि 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का बैकलॉग पिछले साल का है। इस सारे अभियान की सफलता बुरी तरह संदिग्ध है। बाजार धीमे धीमे बदल रहा है, सरकार के काम करने के तौर तरीके बहुत कमजोर हैं और इससे पहले भी जब ऐसी कोशिशें की गई हैं तो वो बुरी तरह कामयाब रही हैं। हम दो ही परिस्थितियों के बीच में खड़े हैं। एक ये कि या तो ये विनिवेश कार्यक्रम विरोध के बाद विरोध का सहारा लेकर फिर वापस वहीं चला जाएगा जैसे इससे पहले होता रहा, या कुछ थोड़ी कंपनियां विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों को खरीद लेंगी, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है। आतिशबाजी बहुत होगी, इसमें राजनीतिक आतिशबाजी बहुत होगी, विरोध बहुत होगा, बहस बहुत होगी, और ये हमेशा सरकारी कंपनियों के साथ हमने देखा। पर विनिवेश वास्तव में होगा, वास्तव में इन कंपनियों का सही वैल्यूएशन होगा, इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो पाएगा। मुझे अभी फिलहाल की परिस्थितियों में ना तो सरकार के भीतर से दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये निजीकरण का जो टट्टू है ना, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सरकार जो है ना वो एक ऐसा टट्टू है जो आवाज बहुत करता है, शोर बहुत करता है, चलता बहुत धीमे है, अक्सर अड़ जाता है और हमेशा गलत जगह मुड़ जाता है। जो विनिवेश या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के प्राइवेटाइजेशन का या एसेट मोनेटाइजेशन का या एसेट्स को लीज पे देने का ये जो पूरा टट्टू है ना, ये अभी आड़ा है। इसके बढ़ने की गुंजाइश फिलहाल अगले 5-6 महीनों में नहीं दिखाई देती। अगले 5-6 महीनों में सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा तीर मार लेगी और बड़े पैमाने पर निजीकरण या सरकारी कंपनियों का विनिवेश कर सकेगी। तो इसलिए अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने उत्साह को, अपने तर्कों को थोड़ा शांत रखिए और राजनीतिक आतिशबाजी का तमाशा लीजिए। कंपनियां इतनी आसानी से सेल होंगी या बिकेंगी, उन्हें ग्राहक मिलेंगे, ऐसा मुश्किल दिख रहा है। अंजुमन जी, विनिवेश की कोई कथा नहीं है, महागाथा है। कई एपिसोड्स हम अर्थात के कर चुके हैं, खर्चा पानी के कर चुके हैं, और इसी को लेकर आपका अगले एपिसोड को लेकर भी एक अपडेट। हाँ, विनिवेश ये सरकारी कंपनियों की बिक्री, निजीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन पर ये वाला एपिसोड की चर्चा सुनने के बाद लोगों के दिमाग में असंख्य सवाल होंगे, और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत उत्साह से भरे हुए या बहुत क्रोध से भरे हुए या बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से भरे हुए सवाल हैं, जिन्हें हम इस एक एपिसोड में हैंडल नहीं कर सकते थे। हमारी कोशिश ये थी कि हम पहले आपको ये बताएं कि जिस सूत और कपास के लिए लड़ाई शुरू हो जा रही है, वो ना सूत और कपास है कहाँ। जो युद्ध शुरू हुआ है और या जो झगड़ा शुरू हुआ है कि सब बिका जा रहा है, वो बिक कहाँ रहा है और वो बिकने के लिए कहाँ आया है। लेकिन इसके बाद भी ये बहस पूरी नहीं होती। अर्थात का अगला संस्करण आप जरूर देखिएगा, जहां हम शायद उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जहां आप अपना पक्ष चुन पाएंगे कि आप सरकारी कंपनियां बनाए रखने के पक्ष में सोचें या सरकारी कंपनियों के विनिवेश के पक्ष में सोचें। ये बहस क्या है, और देश के लोग जिनके पैसे से ये कंपनियां बनी हैं, जिन टैक्सपेयर्स का पैसा इसमें लगा है, जिन्हें सेवा देने के लिए इसके ऊपर इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बिठाई जाती है, इनके रसूख और ताकत का, इन पर नियंत्रण का इस्तेमाल देश के पॉलिटिशियंस करते हैं केंद्र और राज्य सरकारों में उन कंपनियों में विनिवेश की बहस दरअसल है क्या है और उसके अलग अलग हिस्से क्या हैं। इसलिए हम अगले संस्करण में हम उन सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आपके दिमाग में आते हैं, जैसे ये कि कंपनियां बिकनी चाहिए या नहीं, अगर बनी रहे तो क्या फायदा है, और अगर बिक जाएंगी तो क्या फायदा होगा। इंतजार करिए अगले संस्करण का, अर्थात के अगले संस्करण में हम इस पर चर्चा करेंगे। अंशुमन जी, अब लेते हैं दर्शकों के कुछ सवाल। ऑफ कोर्स पिछले बार हमने रियल एस्टेट के बारे में बात की थी,
तो सवाल भी उसी से जुड़े हुए हैं। पिछले एपिसोड के कमेंट अंशुमन जी इस मायने में अलग हैं कि लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं और पूरी सिचुएशन को लेकर सहमति जताई है। कुछ लोगों ने अपने निजी अनुभव भी शेयर किए हैं कि किस तरह वो बिल्डर्स, प्रोजेक्ट और पूरे रियल एस्टेट से त्रस्त हैं। कुछ लोगों ने आपको इस आर्टिकल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। ऐसे ढेरों कमेंट्स के बीच सवाल ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना अपने मकान का पोजीशन मिलना। फिर भी दो सवाल हैं। पहला सवाल कमांडर वी के पुरी पूछते हैं एंड आई कोट, अब सवाल ये है कि अगर मुझे मकान खरीदना है तो अभी खरीदूं या दाम गिरने का इंतजार करूं? अब ये बहुत व्यक्तिगत निर्णय है। देखिए, मकान कब कौन खरीदना चाहता है, वो मकान रहने के लिए खरीदना चाहता है या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहता है, ये अलग अलग लोगों के नजरिए से है। हाँ, अगर आप मकान लेने की जल्दबाजी में नहीं है तो आपको दो विकल्पों के बीच में से चुनना होगा। मकान ग्राहकों के लिए एक दुविधा आने वाली है। अगर आप कर्ज के नजरिए से देखें तो भारतीय बाजार में होम लोन की रेट सबसे निचले स्तर पर आ गई पिछले 1.5 साल में, लेकिन तब मकानों की कीमतें नहीं घटी और मकान वहीं बने रहे। अब ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो रहा है। धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है, तो होम लोन की रेट में बढ़ोतरी के संकेत हैं। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के प्राइसेस अभी वही मौजूद हैं। ये कहना मुश्किल है या हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि ये प्राइसेस कब गिरेंगे, कब टूटेंगे, कब आएंगे। लेकिन अगर आप फिनांस्ड कर्ज के सहारे लोन के मकान लेना चाहते हैं तो शायद ये अच्छा समय है जब आपको बैंक सबसे अच्छी डील दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बगैर कर्ज के अपनी सेविंग से, अपनी बचत से निवेश करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में एक चरण आने की संभावना तो जरूर है। जो आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, चाहे कितना भी जिद के साथ कीमतों को रोका जाए, लेकिन अगर पूरी का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर अपने लिए डिमांड चाहेगा तो उसे प्राइसेस कट करने पड़ेंगे। अंशुमन जी, दूसरा सवाल है अक्षय गणेश जी का। पूछते हैं, कोविड के दौरान टीयर 2 में प्रॉपर्टी रेट्स बढ़े हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रियल एस्टेट का रिसेशन जल्द आ जाएगा? टीयर 2 का मार्केट बहुत छोटा मार्केट है। जो प्रॉपर्टी रेट में मुझे स्पष्ट नहीं कि किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। वो अगर लैंड की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं या कमर्शियल लैंड की बात कर रहे हैं तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया के पूरे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट को देखिए, खासतौर से हाउसिंग और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन मार्केट को, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो 5-7 मेट्रोज में ही है बना हुआ है। अब अगर किसी छोटे टाउन में डिमांड सप्लाई के मिसमैच के कारण या वहां नई चीजें होने के कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो एक स्टैंड अलोन फैक्टर हो सकता है। पर इंडिया का पूरा प्रॉपर्टी मार्केट, जहां 6.5 लाख कंस्ट्रक्टेड हाउस बिक नहीं रहे हैं, और आमतौर पर जो लोग प्रॉपर्टी के बायर हैं या जो मकान हैं वो तो बड़े शहरों के आसपास ही आते हैं। तो ये तथ्य समझना जरूरी कि वो किस टीयर 2 और किस टीयर 3 टाउन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि जनरली अगर आप सरकार के आंकड़ों में देखें, अगर आप जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है लैंड का उससे देखें और जमीन पर जाकर गांव में कस्बों में जाने के समझने की कोशिश करें, तो आपको दिखाई देगा कि जो जनरल नॉन रेजिडेंशियल, नॉन कमर्शियल एग्रीकल्चरल लैंड थी उसकी सेल्स भी रुकी हुई है। उसके प्राइसेस में भी उतनी ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ हम आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले देखते थे। उसका सीधा मतलब दर्पण यह है कि लोगों के पास फंड्स नहीं है परचेज करने के लिए। पहले लोगों के पास सरप्लस इनकम होती थी तो गांव में एक खेत खरीद लेता था, गांव में एक एक्स्ट्रा लैंड खरीद लेता था। लेकिन अब वो लैंड मार्केट भी डाउन है और स्लो डाउन के मोड में, और इसलिए कई सारी राज्य सरकारों को आने वाले समय में इस बात के लिए बाध्य होना पड़ सकता है कि वो लैंड रजिस्ट्रेशन के रेट कट करें, ताकि लोगों के लिए कम से कम लैंड का रजिस्ट्रेशन सस्ता हो जाए, जिससे कि वो जमीनों की और मकानों की खरीद शुरू कर सके। तो जो मुख्य हाउसिंग मार्केट है भारत का, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, ये जो बड़े शहर हैं, इनके आसपास तो हाउसिंग मार्केट की हालत वैसी ही है जैसी बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट में दिखाई देती है। अंशुमन जी, समय अभाव के चलते मैं आज आपसे वो सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ क्या आपने देखा या क्या इस हफ्ते का कैसा रहा आपका पर्सनल, लेकिन एक किताब का जो मुझे रिकमेंडेशन खुद ही मिल गया यहाँ से, जो आपने आलेख में लिखा है, मैं इसको जरूर पढ़ूंगा, दर्शक भी इसको देख सकते हैं। टू द ब्रिंक एंड बैक, इंडियाज 1991, ये किताब मतलब मैं इस हफ्ते पढ़ूंगा। हाँ, ये किताब आपको ये बताएगी कि इंडिया के 1991 की रिफॉर्म स्टोरी क्या थी और वो कैसे बनाया गया। जयराम रमेश का संस्मरण है जो उन्होंने राव सरकार के साथ काम करते हुए लिखा था। ये उस दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। दर्शकों से अंशुमन जी और मैं अगले हफ्ते अर्थात में और कल खर्चा पानी में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए विदा। शुक्रिया अंशुमन। धन्यवाद।